Hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to discuss one important theory. It's capital asset pricing model. This is covered basically in the portfolio management and a capital asset pricing model आपको required return देगा कि एक शेयर होल्डर ने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। मतलब अगर मैं एज अ शेयर होल्डर जाता हूं किसी कंपनी का स्टॉक खरीदने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है मैं स्टॉक क्यों खरीद रहा हूं, क्योंकि मुझे रिटर्न चाहिए। रिटर्न दो तरीके से मिलता है, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन से। चलो ठीक है, मुझे रिटर्न चाहिए तो आपकी कोई अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, है ना। मतलब हर कंपनी का रिस्क अलग अलग होता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क ऑफ दैट कंपनी आप एक रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे कि चलो ठीक है उस कंपनी में रिस्क कम है तो कम एक्सपेक्टेड होता है रिटर्न, लेकिन इस कंपनी में रिस्क ज्यादा है तो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होती है कंपनी से वो ज्यादा होती है। यही हम देखने वाले हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में। लेट्स हैव अ लुक। Let's take an example. मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने बोलता हूं, कहां पे देखो, दिस इज बैंक। आप बैंक में पैसा जमा कराओ सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। आपको रिटर्न कितना परसेंट मिलेगा? 4%। 4% विल बी द रिटर्न। रिस्क रहता ही नहीं है वहां पे, जीरो रिस्क, तो रिटर्न 4% हो गया, ठीक है। आपको मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता हूं, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। और अगर आप एज अ होल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, यानी थियोरेटिकली स्पीकिंग आप वो मार्केट में वो, या मान लो वो भी जो इंडेक्स है, लाइक वो हो सकता है सेंसेक्स या आपका निफ्टी, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स है मान लो, तो सेंसेक्स 30 सिक्योरिटीज का एक इंडेक्स है, ठीक है। तो आप अगर पूरे इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सपोज उसमें रिटर्न आपको मिलता है मान लो 15%। रिटर्न ज्यादा क्यों है? क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। और फॉर द टाइमिंग मान के चलते हैं मार्केट का रिस्क होता है 1, एक बेसिस बनाते हैं, ठीक है। नाउ ये सिचुएशन है, अगर आपको मैं अपॉर्चुनिटी दूं बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की तो आपको 4% रिटर्न मिलेगा और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की तो 15% रिटर्न मिलेगा। सीधी सी बात है, आपको 0 रिस्क के लिए 4 मिल रहा है और 1 रिस्क उठाने के लिए 15% रिटर्न मिल रहा है। नाउ द थिंग इज, आप जरा सा सोचो, 0 से 1 रिस्क उठाने के लिए 11% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब रिस्क कितना उठाया आपने? 0 से 1। देखो भाई, 0 पे 4% तो इधर भी मिल रहा, तो यहां भी 0 होता तो 4 ही मिलता। 0 से थोड़ा बढ़ाओगे तो 4 से थोड़ा बढ़ेगा, फिर और थोड़ा बढ़ाओगे रिस्क तो थोड़ा और रिटर्न बढ़ेगा। ऐसे करते करते 0 से 0.10, 0.20, 0.30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 1 पे पहुंचोगे, तब जाके 15 पे पहुंचोगे। सो बेसिकली स्पीकिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, द रिस्क इज 1। तो वो एक के रिस्क के लिए आपको कितना प्रीमियम मिला? 11%, ठीक है। सो आई विल राइट इट डाउन हियर। दिस इज कॉल्ड एज रिस्क प्रीमियम। ये जो 4% है इसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि रिस्क फ्री है। और ये जो है इसको बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, RM, क्योंकि आपने पूरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया तो इसको बोलते हैं RM, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15%, ठीक है। कहानी अब ये आपका बेसिस बनेगा हमेशा,
नाउ द क्वेश्चन इज दिस, अब आती है बारी डिसीजन लेने की कि हमको किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट कंपनी. ठीक है, और ये कंपनी है. नाउ दिस इज मार्केट. कंपनी का नाम ले लो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. अब आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है. क्वेश्चन क्या है, मेन मुद्दा क्या है कि इसका रिटर्न कितना होना चाहिए. इसके लिए आपको एक और चीज लगेगी. ये तो हर चीज, ये जो यहां तक है ना, बैंक और मार्केट जितना ये डेटा है, ये हर जगह सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा. सिर्फ बदलेगी तो दो चीजें, कंपनी बदली तो आपका रिस्क बदलेगा. ठीक है, अब आपको ये चाहिए, और ये रिस्क, लेट्स से द रिस्क इज 1.2. ये रिस्क हमेशा हम बीटा के फॉर्म में डिनोट करते हैं. सो द बीटा ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी इज 0, बीटा ऑफ द मार्केट इज 1 एंड बीटा ऑफ द टीसीएस इज 1.2. नाउ 1.2 बीटा है, मतलब मार्केट से ज्यादा रिस्की है, ये होता है. ठीक है, अगर मैं 0.70 लू वहां पे, इसका मतलब मार्केट का 1 रिस्क है, कंपनी का 0.70, मतलब कंपनी का रिस्क मार्केट से कम है. करेक्ट. तो ये जो 1.2, 0.70, ये इन सब का बेसिस है 1. इसको इससे कंपेयर करके आप बताते हो कि इस कंपनी का रिस्क एज अ होल मार्केट से ज्यादा है या इस कंपनी का रिस्क एज अ होल मार्केट से कम है. नाउ द क्वेश्चन इज, इसका रिटर्न कितना होना चाहिए. सोचो, लॉजिकल है, बहुत ही सिंपल सी बात है. 0 से 1 का रिस्क उठाने के लिए 11% प्रीमियम मिला, तो 0 से 1.2 का रिस्क उठाने के लिए कितना प्रीमियम मिलना चाहिए. ये रहा. मैं मार्केट की बात करता हूं पहले. ठीक है, मार्केट का 15% मैंने कैसे निकाला. मार्केट का 15% मैंने ऐसे निकाला, भाई 4 तो कम से कम मिल ही रहा था. ठीक है, प्लस 0 से 1 का रिस्क उठाने के लिए 11% प्रीमियम मिला, तो ऐसे करके 15 आया. ठीक है, ठीक है. नाउ 0 से 1.2 का रिस्क उठा रहा हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, या तो मैं पैसा बैंक में डाल दूं या तो मैं कंपनी में डालूं. 0 रिस्क से 1.2 का रिस्क आ रहा है, तो प्रीमियम कितना मिलना चाहिए. एक रिस्क के लिए 11, तो 1.2 के लिए 11 इंटू 1.2 कंपनी. तो कम से कम 4 तो आप मांगोगी, क्योंकि रिस्क उठाओ नहीं उठाओ 4 तो मिलना है ही. अब रिस्क पे डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा कितना मिलेगा. दैट इज नथिंग बट 1.2 इंटू 11. सो आपका यह आंसर आएगा 17.2%. This particular theory is called as a capital asset pricing model. Now we are going to frame a question, sorry, formula with that. 4 क्या है, रिस्क फ्री रेट. ठीक है, प्लस 1.2 क्या था, बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी टीसीएस. ठीक है, और ये 11 कैसे आया था, ये 11 था रिस्क प्रीमियम, एंड दैट गोज टू 17.20%. अगेन रिस्क फ्री रेट, बीटा ऑफ द टीसीएस, और ये रिस्क प्रीमियम कैसे निकाला था, मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, 15 माइनस 4, एंड दैट गोज टू 17.20%. ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से आपने रिटर्न निकाला टीसीएस का. दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. ये है मेन फॉर्मूला, ये हमेशा याद रखना, और आपको अभी जो बुक्स में लिखना है ये वही फॉर्मूला है. मैं यहां पे फिर से एक बार लिख देता हूं. RI इज इक्वल टू, आई इज द सिक्योरिटी, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम से कम कितना मिलना चाहिए बिना रिस्क के, प्लस रिस्क कितना उठा रहा हूं बीटा, और प्रीमियम कितना है मार्केट का. सो आप देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे ना, तो ये जो इतना पार्ट है RM माइनस RF, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क
प्रीमियम, यानी मार्केट जितना रिस्क उठाने के लिए प्रीमियम कितना 11%। लेकिन ये जो पार्ट है ना RM माइनस RF इंटू बीटा, इसको कहते हैं सिक्योरिटीज रिस्क प्रीमियम। सो प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कभी क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं है सीधा सीधा फिगर दिया रहा है RM इज इक्वल टू ये है, RF इज इक्वल टू ये है। अगर उनको थोड़ा आपको क्वेश्चन ट्रिकी बना के देना होगा ना, तो वो ऐसे थियोरेटिकली लिखेंगे कि सिक्योरिटीज रिस्क प्रीमियम इज 11। उन्होंने क्या लिखा, सिक्योरिटीज रिस्क प्रीमियम इज 11, यानी अब बीटा से मल्टीप्लाई मत करना वापस। मार्केट रिस्क प्रीमियम 11 तो बीटा से मल्टीप्लाई होगा, देख रहे हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम 11 तो बीटा से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर उन्होंने लिख के दिया सिक्योरिटीज रिस्क प्रीमियम इज 11, नीचे बीटा भी देंगे वो, ताकि आप ये गलती करो कि 11 को भी 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होके आया था, सिर्फ ऐड करना पड़ेगा। तो रिस्क फ्री रेट, दिस इज ऑल अबाउट द रिस्क कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। नाउ वन मोर थिंग टू डिस्कस, ठीक है। इन योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, risk is denoted by the standard deviation of that security, ठीक है। सो मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट सिक्योरिटी है 15, है ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो सॉरी 12 नहीं, उसको 10 ले लो, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी तो 0 होता है। क्वेश्चन क्या उठा है मेरा, देखो आपने कॉन्सेप्ट तो जान लिया, मैं अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, रिस्क ही कंसिडर करना था ना प्रीमियम पे, 11 को मल्टीप्लाई करने के लिए रिस्क ही कंसिडर करना था। और ये रिस्क क्या बताता है कि कंपनी का क्या रिस्क है एज कंपेयर टू द मार्केट। मैं देखो मैं कैसे बताता हूं अभी आपको, ध्यान दो। क्या ये सही होगा ये आपको बताना है। मैंने ले लिया रिस्क फ्री रेट 4, कम से कम इतना तो रिटर्न चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, यार प्रीमियम कितना है 11, कितने रिस्क के लिए, मार्केट रिस्क के लिए। मार्केट का रिस्क कितना है 10%, तो 11 अगर 10 के लिए है तो 15 के लिए कितना, ऐसे क्यों नहीं निकालते आप। यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो वो कुछ ऐसा बनेगा, 4 प्लस 15/10 इंटू 11, यानी कि रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मार्केट इंटू RM माइनस RF। यानी सेम फॉर्मूला ये और वो, सिर्फ बीटा की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M कर दिया। तो क्वेश्चन इज दिस, आप वो क्यों नहीं लेते, ये क्यों ले रहे हो। उसका भी मतलब वही होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I डिवाइडेड बाय M। देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I डिवाइडेड बाय M करोगे तो ये आएगा 1.5। 1.5 का मतलब क्या, कि मार्केट का रिस्क अगर 1 है तो कंपनी का रिस्क 1.5 है। मार्केट का रिस्क अगर 2 है, कंपनी का रिस्क 3 है। मार्केट का रिस्क अगर 10 है, 10 इंटू 1.5 15 है। ये भी तो मतलब वही हुआ जो ये 1.2 और 1 का मतलब होता था। यहाँ पे 1.2 और 1 था, अब यहाँ पे 1.5 और 1 है। Now the question is why you are not considering, why the capital asset pricing model does not consider the standard deviation, but it only considers the beta. The reason is standard deviation is a measure of total risk. Standard deviation is a measure of total risk. और ये total risk यानी systematic risk plus unsystematic risk. जबकि बीटा इज द मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क कंसिडर करता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क छोड़ दिया, यही हुआ मतलब। क्वेश्चन क्या उठा फिर कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल दोनों रिस्क क्यों नहीं कंसिडर करता, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। टोटल रिस्क कंसिडर करो ना, करना ही है तो। लेकिन नहीं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क कंसिडर करता है। व्हाई? द आंसर इज अनसिस्टमैटिक रिस्क is a company specific risk. Unsystematic risk is a diversifiable risk. Unsystematic risk can be reduced or eliminated by diversification. जबकि सिस्टमैटिक रिस्क आप रिड्यूस नहीं कर सकते, इट इज नॉन डाइवर्सिफिएबल। इसका मतलब क्या हुआ पता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये बोलता है
सिस्टमैटिक रिस्क इन्वेस्टर के कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क इन्वेस्टर के कंट्रोल में होता है। तो ये इन्वेस्टर की जवाबदारी बनती है कि इन्वेस्टर ने डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अनसिस्टमैटिक रिस्क हटा देना चाहिए। यानी अब अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क ही उठाएगा, उसको बियर करने की जरूरत है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और सिस्टमैटिक रिस्क क्योंकि वो कम नहीं कर सकता कितनी भी कोशिश करके, इसीलिए मार्केट उसको सिस्टमैटिक रिस्क के लिए प्रीमियम देगा, मार्केट उसको अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए प्रीमियम नहीं देगा। बिकॉज अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इन्वेस्टर, कैन बी एलिमिनेटेड बाय द इन्वेस्टर बाय डाइवर्सिफिकेशन। सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बोलता है कि इन्वेस्टर शुड डाइवर्सिफाई, इन्वेस्टर शुड रिड्यूस और एलिमिनेट टू मैक्सिमम एक्सटेंट द अनसिस्टमैटिक रिस्क। और क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क आप हटा नहीं सकते, इसलिए मार्केट आपको प्रीमियम देगा। सो सीएपीएम हैज टू से दैट द इन्वेस्टर विल गेट द प्रीमियम ओनली फॉर बेयरिंग सिस्टमैटिक रिस्क, नॉट द अनसिस्टमैटिक रिस्क, एंड दैट्स व्हाई द बीटा हैज बीन कंसिडर्ड। सोचो, मार्केट अगर दोनों के लिए प्रीमियम देने लगा और बाद में जाके पता चला कि बहुत सारे इन्वेस्टर तो डाइवर्सिफाई करके अनसिस्टमैटिक रिस्क उठा ही नहीं रहे, और जो रिस्क उठा ही नहीं रहे उसके लिए मार्केट प्रीमियम दे रहा है, गलत हो जाएगा। दैट्स वाई जो रिस्क वो उठा सकते हैं या जो रिस्क वो उनके कंट्रोल में नहीं है, उसी के लिए मार्केट उनको प्रीमियम देगा। एंड दिस इज द बेसिक रीजन व्हाई द बीटा हैज बीन यूज्ड इन द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, नॉट द कोरिलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन आई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम, not the total risk, only the systematic risk. So this is all the concept of the capital asset pricing model. आप इतना सब कुछ नोट डाउन कर लो, उसके बाद में we are going to see some questions over the capital asset pricing model to get some clarity on this basic formula. Note it down and then we'll meet in the next lecture with the new concept. Bye bye.